नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में। साथ ही साथ इसमें हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों देखने वाले हैं। आपको यहाँ पर 1 से लेकर के 7 अक्टूबर तक का जो भी करंट अफेयर्स छूटा है वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आगे की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी को एक जानकारी दे देते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी है कि एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के जो हिंदी मीडियम के नोट्स हैं, ठीक है, कंप्लीट नोट्स हैं। इसके अंतर्गत पहले पेपर से लेकर के आपके 6वें पेपर तक का जो भी कंटेंट होता है सब कुछ आपको एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे प्री बुकिंग का ऑफर चल रहा है, जिसके ऑर्डर आप बुक करा सकते हैं। 14 अक्टूबर तक इसमें ऑफर है। जो भी एग्जाम गुरुजी के मुख्य परीक्षा के हिंदी मीडियम के नोट्स का प्राइस है उसमें फ्लैट 50% का ऑफ प्री बुकिंग ऑफर है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद प्राइस चेंज हो जाएंगे और 15 अक्टूबर से आप सभी के नोट्स जो है लगभग डिस्पैच होना स्टार्ट हो जाएंगे सभी लोगों के। और सारथी में जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है आप सभी के पास व्हाट्सअप आना स्टार्ट हो जाएंगे। आप सभी को अपना अपना जो एड्रेस है, क्योंकि सारथी प्रोग्राम जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है और 4995 का है, इसके साथ एग्जाम गुरुजी के मेंस के नोट्स आप सभी को जिनकी कॉस्ट 3000 है वो आपको अभी इसमें दी जा रही है। तो आप सभी के एड्रेस मंगा लिए जाएंगे। इसके लिए आपको अलग से कुछ लोगों की क्वेरीज आई थी शायद ऑफिस में कि हमें भी पेमेंट करना है क्या। तो जिन्होंने भी सारथी प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है उनको किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है। उनको एग्जाम गुरुजी के जो मेंस के नोट्स हैं वो इसके साथ मिल रहे हैं। इंग्लिश मीडियम वालों को दिवाली के आसपास इसका काम लगभग कंप्लीट हो जाएगा, तो इंग्लिश मीडियम वाले नोट्स भी भेज दिए जाएंगे। अभी जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको भेजे जा रहे हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खबरों की। तो भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल जो पायलट प्लांट है कहाँ स्थापित किया गया, ये देश का पहला है और ये पुणे में स्थापित किया गया है। तो डिटेल देख लेते हैं एक बार। देखिए, सीओटी से मेथनॉल प्लांट का ये पहला प्लांट है, पुणे में स्थापित किया गया है। और यहाँ पर क्या जो एक थर्मैक्स लिमिटेड परिसर है वहाँ पर इसकी स्थापना की जा रही है। और आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ क्या चल रहा है कि एक नई टेक्नोलॉजी का यूज करके कार्बन की जो इमिशन है उसको कम से कम क्या करना है, उसका खत्म करना धीरे धीरे। क्योंकि इससे क्या है कि जो वर्ल्ड लेवल पे आज के डेट में कार्बन इमिशंस को घटाने का बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट चल रहा है सोलर के माध्यम से, जो जो जहाँ जहाँ पे हम कार्बन को कम कर सकते हैं। अब जैसे अपने यहाँ जो कंक्रीट रोड्स बन रही हैं वो भी उसी का एक रूप है, ठीक है, उसी प्रोग्राम का एक हिस्सा है। क्योंकि पहले डामर की रोडें बनती थी तो उसमें बहुत सारा क्या होता था, कार्बन उत्सर्जन होता था। तो धीरे धीरे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कार्बन उत्सर्जन को घटाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में ये प्लान डाला गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? तो जो राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो है इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। खबरों में क्यों है? अभी हाल ही में क्या हुआ है, जो आलोक रंजन है इनको राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का निर्देशक नियुक्त किया गया है। और मध्य प्रदेश कैडर के 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। तो इनका नाम इसीलिए ध्यान में रखना है क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है आपसे पेपर में पूछ लिया जाए, क्योंकि इनका संबंध कहाँ से है? मध्य प्रदेश से है। और ये 2026 तक यहाँ पर कार्य करेंगे। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की बात करें तो ये एक राष्ट्रीय पुलिस आयोग था, फिर बाद में हम टास्क फोर्स बना, फिर इसके बाद इन सब से मिला करके इसकी 1981 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नाम से इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। ऐसी और किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा गृह मंत्रालय के अंतर्गत में। इनका काम क्या है? जो भी अपराध के मामले होते हैं उनकी जांच करना, और ये एक रिपोर्ट आती है कि मध्य प्रदेश में फलाने चीज़ों के मामले घटे या बढ़े, क्राइम रिपोर्ट आती है। तो ये क्राइम इन इंडिया जो रिपोर्ट जारी की जाती है वो इसी विभाग के अंतर्गत की जाती है। इससे एक अंदाजा लगता है कि किस क्षेत्र में हमारे यहाँ अपराध, किस नेचर के अपराधों की संख्या बढ़ रही है। तो पुलिस भी जो होती है उसी के अकॉर्डिंग अपनी क्या करती है, धीरे धीरे तैयारी करती है, उस क्षेत्र पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देती है, कारण जानना चाहती है कि इस क्षेत्र में क्यों इतने केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं, FIR हो रही हैं। अगला प्रश्न है, किस देश को निहोन या निप्पॉन के नाम से जाना जाता है? देखिए, निप्पॉन के नाम से जो जाना जाता है वो जापान को जाना जाता है। निप्पॉन की बैटरी भी आती है, टॉर्च भी आती है। ये खबरों में क्यों है? क्योंकि जापान के जो सम्राट हैं नारुहितो, इन्होंने शिगेरो इशिबा को अभी क्या किया है, जापान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। और देखिए, जापान की जो संसद है वहाँ जो निचला सदन होता है, जो हमारे यहाँ का जैसे क्या कहते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नाम से इसको जाना जाता है। और शिगेरू इशिबा को जापान का 102 नंबर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और ये जो है यहाँ पर जो सम्राट होते हैं वो किसी, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं उसी प्रकार से वहाँ के जापान के सम्राट नियुक्ति करते हैं। ये क्या हुआ था 1946 में, जब जापान का संविधान था, उन्होंने इसकी शुरुआत करी। वहाँ पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि जो जापान का निचली संसद होगी, लोकसभा की तरह हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है, वो वहाँ पे अनुमोदित होने के बाद जो सम्राट होंगे
उस व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री क्या करेगी, नियुक्त करेगी, जिस प्रकार से अपना राष्ट्रपति होता है, ठीक है। और वहाँ पे जापान की जो संसद होती है इसको डायट नाम से जाना जाता है, और ये भी 2 सदनी है जैसे हमारे देश की है, ठीक है। और हाउस ऑफ काउंसिलर्स और साथ में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक, जैसे लोकसभा और राज्यसभा होती है। तो जापान क्या है, हमारे एशिया के पूर्वी तट पर एक द्वीपों का समूह है, और इस पे 4 द्वीप शामिल है, होक्काइडो, होसू, शिकोकू, क्यूशू। और माउंट फूजी जो है जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है, यहाँ पर एक सक्रिय ज्वालामुखी भी है। और जापान के लोग जो अपने देश को निहोन या निप्पान भी कहते हैं। टोक्यो यहाँ की राजधानी है, मुद्रा यहाँ की येन है, प्रधानमंत्री यहाँ के शिगेरू इशिबा है। नाम याद रखना है, अभी जो लास्ट प्रधानमंत्री थे कुछ ही दिन पहले यात्रा से, भारत की यात्रा पे आए हुए थे। केंद्र सरकार द्वारा भी हाल ही में क्या किया गया है कि इस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो अब आपको ये बताना कि केंद्र सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भाषा कौन थी। तो पहली भाषा जो थी वो कौन सी थी, तमिल थी, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, डिटेल में देख लेते हैं लगातार क्या हो रहा है कि सरकार क्या कर रही है। अभी तमिल और संगम करके प्रोग्राम चला था बनारस में, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, पूरे देश में जो भाषाएं हैं हमारे देश की, जो क्लासिकल लैंग्वेज हैं, उनकी संख्या आपको आने वाले समय बढ़ती हुई मिलेगी, क्योंकि सरकार का पूरा कोशिश कि हम अपने, अभी हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है, नेप 2020 आई है, उनमें भी भाषाओं को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि ये हमारी कंट्री का प्राउड है। दुनिया में लोगों के पास सिर्फ एक भाषा है, आप देखेंगे तो सबके पास एक सिंगल भाषा है, लेकिन हम अपनी कल्चरल इतने ज़्यादा रिच हैं, हमारे पास कितनी सारी लैंग्वेजेस, फिर लोकल लैंग्वेजेस, भाषाओं का, बोलियों का संग्रह है, और हम उस पर प्राउड नहीं कर पाते। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ, मतलब 7 से 8 भाषाएं तो सामान्य है लगभग। बहुत सारे पॉलिटिशियंस या हमारे यहाँ बिजनेस टाइकून्स हैं जो कि 8-8, 9-9 भाषाओं पे बात करते हैं सिर्फ कंट्री की। तो 5 भाषाएं तो यहाँ पे हमारी किस में आ गई हैं, क्लासिकल लैंग्वेज में आ गई। तो सबसे पहली बात क्या है कि अभी क्या हुआ है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी को, पाली को, प्राकृत को, असमिया को, बंगाली को, इनको क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया है। और ये जो दर्जा होता है, देखिए भारत की जो हमारी पूरी प्राचीन संस्कृति रही है, तो इसकी एक संरक्षक के रूप में जो कार्य करता है, और बहुत सारा एक हमारे जो एक तरह से आप ये समुदाय है, और उस पर उनका एक कल्चरल उपलब्धियां होती हैं, या उनका एक बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड होता है, उनको क्या होता है, उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। भारत सरकार ने क्या किया, 12 अक्टूबर 2004 को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में भाषाओं की एक नई श्रेणी बनाने का क्या किया था, निर्णय किया था, ठीक है। अब इसके अंतर्गत तमिल को शास्त्रीय भाषा का घोषित किया गया, और ये पहली भाषा थी जिसको ये दर्जा दिया गया था, क्योंकि क्या था, इनका 1000 वर्षों से भी अधिक, एक तो आपका इतिहास बहुत पुराना होना चाहिए, आपके जो साहित्य हैं, जो आपके ग्रंथ हैं, वो भी एक बहुत बड़ी एक विरासत होनी चाहिए। आपकी जो परंपरा है, साहित्यिक परंपरा, वो मौलिक होनी चाहिए, सेम उसी मतलब कहीं और कॉपी पेस्ट वाला नहीं काम होना चाहिए ना। और किसी भी समुदाय या किसी अदर लैंग्वेज से उधार की नहीं होनी चाहिए, वो आपकी नेचुरल होनी चाहिए। तो इन्हीं सब उद्देश्यों के साथ इसको शुरुआत की गई थी, और 2004 में अकादमी के तहत संस्कृति मंत्रालय द्वारा एक विशेष भाषा की समिति बनाई गई थी, जिसने इसने ये कहा था, संशोधन किया था, ठीक है। अब हमारे यहाँ जो कुल पहले दर्जे दिया जा चुका है, तो उनमें से आपको तमिल मिलेगी सबसे पहले, फिर इसके बाद संस्कृत को दिया गया, फिर तेलुगु को दिया गया, फिर कन्नड़ को दिया गया, फिर मलयालम को दिया गया, लास्ट में अभी उड़िया को दिया गया। उड़िया को देने के बाद इन भाषाओं को भी दिया गया। अब क्या हो जाता है, ये दर्जा मिलने के बाद देखो, शास्त्रीय भाषाओं का एक तो अध्ययन के लिए इनके लिए अलग से रीजनल सेंटर बनाए जाएंगे, जहाँ पर आप इन भाषाओं पे अध्ययन कर सकते हैं। शोधों की संख्या स्टार्ट हो जाएगी, बहुत सारा शोध इन पर होगा, एक अलग पहचान और सम्मान मिलेगी, बहुत सारे इन पर पुरस्कार मिलने आरंभ हो जाएंगे। तो इससे क्या होगी, ये भाषा आने वाले लंबे समय तक क्या रहेगी, जीवित रहेगी। तो ये भी अपनी संस्कृति को बचाए रखना भी सबसे ज्यादा जरूरी। बेहतरीन प्रश्न है आज का, बहुत मतलब ढूंढ के लाए हैं। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्य सचिव रहे हैं। तो देखिए, आरपी नरोना, जिनके नाम से एकेडमी बनी हुई है जहां पर आप लोग ट्रेनिंग करने जाएंगे, वो मध्य प्रदेश शासन के 2 बार मुख्य सचिव रहे। लेकिन आज जानने वाली बात यह है, जो अनुराग जैन है, यहाँ पे अनुराग लिख गया है, अनुराग जैन है, मध्य प्रदेश शासन के 35वें नंबर के मुख्य सचिव बनाए गए। केंद्र सरकार पे चले गए थे, प्रतिनियुक्ति पे वापस आए हैं। इनका जो जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के रहने वाले हैं, और 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, सबसे सीनियर हैं। इस वजह से इनको फिर से क्या बनाया गया है, मध्य प्रदेश का प्रमुख सचिव बनाया गया है। बात करी जाए श्री आरपी नरोना की, इनका जो जन्म हुआ था 1916 में हैदराबाद में हुआ था। अब 1916 के थे तो स्वाभाविक रूप से उस समय आईएएस तो हुए नहीं, ये आईसीएस हुए थे, इंडियन सिविल सर्विसेज का इन्होंने एग्जाम दिया था,
उस पर इन्होंने 32 स्थान प्राप्त किया था 1938 में, और आज़ादी के पहले के ICS अधिकारी रहे हैं। और इन्होंने उस समय पे मध्य प्रदेश तो था नहीं, मध्य प्रांत था, तो मध्य प्रांत का इन्होंने क्या किया था, क्षेत्र लिया था, इनको यहाँ पे संवर्ग दिया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब आज गोवा की आज़ादी की लड़ाई हुई तो ये वहाँ के पहले मुख्य नागरिक प्रशासक बने थे, 1961 में वहाँ गए थे। उसके बाद लौटकर जब ये आए वहाँ से तो 1963 में इनको मुख्य सचिव बनाया गया। फिर ये वापस बीच में चले गए थे, क्योंकि उसी समय पे क्या हुआ था कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लग गया था, तो वहाँ पर उनके सलाहकार के रूप में इनको भेज दिया गया। फिर वापस लौट कर क्या है, तो 1974 में इनको फिर से क्या बनाया गया, इनको वापस से क्या बना दिया गया, मुख्य सचिव बना दिया गया। और उसी के साथ ये 1974 में रिटायर्ड हो गए। रिटायर्ड होने के बाद फिर जब राष्ट्रपति शासन लगा मध्य प्रदेश में 77 में, तो ये सलाहकार बनाए गए और इनके अच्छे कार्यों और सेवाओं के लिए 1975 में इनको पद्म भूषण दिया गया। पद्म भूषण देने के साथ साथ ही इनके नाम से नरूणा एकेडमी चलाई जा रही है। देश की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला कहाँ पर स्थापित की गई है, तो ये जो स्थापित की गई है ग्वालियर में स्थापित की गई। हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा इसको इनॉग्रेशन भी किया गया। देखिए अपने आप में ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 2 हेक्टेयर पे क्षेत्र पे इस पे CNG प्लांट की स्थापना की गई है, जहाँ लगभग 100 टन गोबर से प्रतिदिन 3 टन CNG, एक अच्छी गुणवत्ता वाली CNG और जिसमें क्या की जाएगी, प्रोड्यूस की जाएगी, साथ ही में 20 टन जैविक खाद भी मिलेगी। तो इसका फायदा जैसे इंदौर में सबसे बड़ा प्लांट खोला गया है, इसी प्रकार से ग्वालियर में खोला गया है, तो इससे डबल फायदा, एक तो CNG गैस मिल रही, दूसरी नेचुरल गैस मिल रही CNG, दूसरी हमें जैविक खाद मिल रही, जिससे हमारे खेतों की स्थिति सही होगी। तो ग्वालियर निगम जो नगर निगम है उसकी क्या होगी, एक आय भी बढ़ेगी। और वहाँ का संत समुदाय है जिन्होंने इसकी पूरा देखभाल कर रहे हैं 10,000 गायों की। और जल्दी वहाँ पर बायो CNG प्लांट, जो कि एशिया का सबसे बड़ा प्लांट बायो CNG का इंदौर में है, वो वहाँ पर खोला जाएगा, एक्विजिशन सेंटर उसका खोला जाएगा। और लाभ की बात करो तो देखो 2 से 3 टन बायो CNG मिलना और लगभग 20 टन अच्छी क्वालिटी का खाद मिलना, इससे ग्वालियर नगर निगम की लगभग 7 करोड़ रुपए की आय होगी। उससे क्या होगा, नगर निगम अपनी जो आर्थिक स्थिति उसको भी सुदृढ़ करेगा और साथ ही साथ मध्य प्रदेश ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। क्योंकि अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई है किसकी, ग्रीन एनर्जी की, उसमें बायोगैस संयंत्र स्थापना में मध्य प्रदेश देश में 3रे स्थान पर है। पहले स्थान पर चंडीगढ़ और दूसरे पे उत्तर प्रदेश है। मध्य प्रदेश में 104 बायोगैस संयंत्र विभिन्न गांवों में आज की डेट में संचालित हो रहे हैं। सबसे ज्यादा बैतूल में, फिर बालाघाट में, फिर सिंगरौली में। और हमारे यहाँ स्वच्छ ऊर्जा को बहुत तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है और इंदौर में एशिया के सबसे बड़े CNG प्लांट का संचालन किया जा रहा है, जिसका इनॉग्रेशन भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। बात होगी दमोह जिले के सिंगरारपुर की, ये किसकी राजधानी रहा है, तो देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ, कैबिनेट की बैठक हुई है। कहाँ पर, रानी दुर्गावती की राजधानी सिंगारपुर में, सिंग्रामपुर में। सिंग्रामपुर में क्यों हुई, क्योंकि रानी दुर्गावती जी की 500वीं जयंती मनाई जा रही, 500 वर्ष उनके जीवन के जो जन्म है उसके पूरे हुए। इसी अवसर पर सरकार ने फैसला किया कि हमारी जो कैबिनेट की बैठक होगी अगली, तो वो हम कहाँ करेंगे, जो उनकी रानी दुर्गावती की राजधानी रही सिंग्रामपुर। अब क्या है, उसी के साथ साथ वहां पर कई फैसले लिए गए हैं। अगले करंट अफेयर्स में इसमें और अच्छे डिटेल्स आएंगे क्योंकि अभी आई नहीं है। तो एक तो रानी दुर्गावती श्रीयन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई, जिसमें 3900 रुपए प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही पे यहाँ पर एक 2024-25 के अंतर्गत एक महासंघ द्वारा कोदो कुटकी जो है किसानों को महासंघ द्वारा भुगतान किया जाएगा, यानी DBT के माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। साथ ही अभी कुछ दिन पहले ही आपको पढ़ाया भी गया था कि हमारे यहाँ जो PBGT वाले हैं उनके लिए अलग से एक वो बनाया जाएगा, क्या कहते हैं, बटालियन बनाई जाएगी। ठीक इसी प्रकार से एक विशेष शस्त्र बल यानी SAF जो कि 35वीं बटालियन होगी, मंडला का जो नामकरण है उसका वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर किया जाएगा। तो 35वीं बटालियन का जो नाम होगा मंडला का, वो वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर किया जाएगा। सिंग्रामपुर आता कहाँ पे है, दमोह जिले के सिंग्रामपुर में आता है और वहाँ का सिंगौरगढ़ का किला फेमस है, जो कि रानी दुर्गावती जी का राजधानी रहा है। और 5वीं शताब्दी में यह पाटलिपुत्र का एक गुप्त साम्राज्य का हिस्सा रहा है। और यहाँ पर जो भी शिलालेख या सिक्के पाए गए हैं, जो पुरातत्व संबंधित वस्तुएं पाई गई हैं, उनमें जो है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के शासनकाल की वो वस्तुएं हैं जिस पर उनके अवशेष मिलते हैं। साथ में 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक जो दमोह जिला है ये चेदी साम्राज्य के अंतर्गत आता था, कलचुरियों का शासन रहा है। उनकी राजधानी भी रही है त्रिपुरी। सिंगापुर में रानी दुर्गावती ने, जो मुगल शासक थे उनके सेना का प्रतिनिधि था असफ खान, उसके साथ उन्होंने संघर्ष किया था और संघर्ष के दौरान वो शहीद हुई थी, वीर गति को प्राप्त हुई थी। स्वयं से उन्होंने अपने क्या किया था, अपना
स्वयं से उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। और प्रारंभ यदि आप पौराणिक कथा पे जाएंगे तो जो दमोह शहर है इसका नाम नरवर था, जो कि रानी दमयंती जो कि राजा नल की पत्नी थी उनके नाम पर पड़ा था। दमयंती से दमोह पड़ा था। और महाकौशल का कुछ भाग, बुंदेलखंड जो गोंड साम्राज्य के अंतर्गत आता था उसका कुछ भाग, जबलपुर सागर, ये सब के मिला करके ये क्षेत्र कहलाता है। तो उस समय पे जो पूरे के पूरे जो 52 गढ़ आते थे ये सब क्षेत्र समेटे हुए थे। 52 युद्ध भी इन्होंने ऐसे कहा जाते हैं कि किए थे। संग्राम शाह, दलपत शाह और रानी दुर्गावती ने 1500 से लेकर के 1564 तक शासन किया था और मुगल सम्राट से सीधी लड़ाई इन्होंने लड़ी थी और ये संघर्ष इनके लिए हमेशा प्रेरणादायक रहता है। प्रदेश सरकार द्वारा ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मान के स्वरूप में कितने रुपए की राशि दी जाती है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है जो ओलंपिक में पदक विजेता होते हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात है, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी को इस बार ये राशि दी गई है। इसके पहले हमारे यहाँ हॉकी के जो खिलाड़ी थे विवेक प्रसाद सागर के, उनको भी दिए, पिछली बार भी दिए गए थे और इस बार भी दिए गए। साथ ही साथ जोड़ों के खिलाड़ी कपिल परमार, शूटिंग खिलाड़ी सुश्री रूबीना फ्रांसिस, इन सभी को सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए राशि का चेक भेंट किया गया है। वहीं पर जो पार्टिसिपेट किए हैं, ईश्वर प्रताप सिंह तोमर, सुश्री प्राची यादव, पूजा ओझा, इनको 10-10 लाख रुपए। और जो स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप की चावला, इनको जो इंटरनेशनल चैंपियनशिप में गए, इन सबको भी अन्य राशि दी गई है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे ऑपरेशन अंकुश की। ये एक बढ़िया प्रश्न है, छिपा हुआ प्रश्न है, आने वाले समय में आपसे पूछा जा सकता है। ऑपरेशन अंकुश का संबंध किससे? इसका संबंध है मादक पदार्थों से। जिन्होंने भी अखबार पढ़ा होगा भास्कर तो देखा होगा 1400 कितने 1,500 करोड़ की, 1,500 करोड़ या 1,000 करोड़ नहीं, 140 करोड़ की ऐसे कुछ है क्या ड्रग्स पकड़ी गई है भोपाल पे। तो ये पकड़ी गई है हालांकि गुजरात पुलिस के द्वारा, लेकिन उसके पहले भी मध्य प्रदेश पुलिस की जो भोपाल है शाखा है, वहां पर ऑपरेशन अंकुश चलाया जा रहा है, जिसपे जो मादक पदार्थ नशे के सामान होते हैं उनको क्या किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, उसकी जो चैन सिस्टम है उसको तोड़ा जा रहा है। तो ऑपरेशन अंकुश का संबंध जो है मादक पदार्थों नशे के सामान पे अंकुश। आप सभी के लिए आज का प्रश्न है, लेकिन इसके पहले एक सूचना है कि करंट अफेयर्स में शेयर करने में कंजूसी नहीं किया करें। बड़ी मेहनत के साथ आप सभी के लिए अच्छे प्रश्नों का एक संकलन लाया जाता है जिसमें आप सभी का समय भी बर्बाद ना हो। महत्वपूर्ण प्रश्न रहे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होते हैं। अनावश्यक खबरें नहीं रहे जिससे आपका समय बर्बाद ना हो और अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास किए जाते हैं। तो आप कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं। करंट अफेयर रेगुलर रहता है, आपका एक दिन का भी कंटेंट नहीं छूटता है। आप सभी करंट अफेयर शेयर जरूर करा करें। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाती है जहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, संजावली। संजावली प्रदेश के किस क्षेत्र की एक प्रमुख लोक परंपरा है? मालवा, महाकौशल, बुंदेलखंड, बघेलखंड। संजावली जहां की है उसका आंसर आप सभी को देना है। जो भी आंसर राइट है नीचे कमेंट में दें और इसके बारे में 3-4 बातें बतानी है क्योंकि बहुत पहले ये पेपर में पीएससी के पूछा जा चुका है। हमारी और आपकी मुलाकात अगले में होगी, करंट अफेयर्स में होती है अगले दिन। तब तक आप सभी अपनी पढ़ाई चालू करके रखें। करंट अफेयर्स के लिए कोई सुझाव है तो जरूर भेजें। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।